एक डाकिया, एक सरकारी मुहर वाला लिफाफा और अचानक किसी भी इंसान की धड़कनें तेज हो जाना। मतलब अदालत के समन का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे बस आसमान गिर पड़ा हो। हाँ बिल्कुल। कई बार तो लोग उस कागज को देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि बस अब सीधे जेल जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सही कहा। लेकिन क्या वाकई उस एक लिफाफे में इतनी दहशत होनी चाहिए? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी कानूनी दस्तावेज से जुड़े डर की उमंग परतों को उधेड़ने वाले हैं, क्योंकि इस सूचना के युग में ना, जहां हर कोई हर बात पर आधी अधूरी राय देता है, कानूनी साक्षरता होना कोई विलासिता नहीं रह गई है। सही बात है, ये एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो उस भ्रांति को तोड़ना जरूरी है कि समन कोई सजा या गिरफ्तारी का वारंट है। मतलब अगर हम कानूनी चश्मे से देखें तो ये सिर्फ अदालत में उपस्थित होने का या कह लें अपना पक्ष रखने का एक बुलावा मात्र है। देखिए, ये डर ज्यादातर जानकारी की कमी से आता है। जब तक कोई व्यक्ति उस दस्तावेज की भाषा और उसके पीछे की कानूनी मंशा को नहीं समझता ना, वो घबराता ही है। समन का मूल अर्थ वास्तव में बस एक सूचना देना है। मतलब एक तरह का लीगल नोटिस। हाँ, एक तरह से। अगर हम न्याय प्रणाली की बात करें तो वो एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर काम करती है, जिसे नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय कहा जाता है। अदालत किसी भी मामले में कोई फैसला तब तक नहीं सुना सकती जब तक कि वह उस मामले से जुड़े हर पक्ष को अपनी बात कहने का उचित अवसर ना दे दे। अच्छा, तो समन उसी अवसर का पहला कदम है। बिल्कुल। ये अदालत का ये कहने का तरीका है कि भाई एक विशेष मामला सामने आया है जिसमें किसी न किसी रूप में इस व्यक्ति का जिक्र है और अदालत चाहती है कि वो व्यक्ति आकर अपना पक्ष स्पष्ट करे। तो एक तरह से ये समन एक ऐसे अनचाहे निमंत्रण की तरह है जिसे ठुकराने का विकल्प किसी के पास नहीं होता। एकदम सही। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मान लीजिए कोई इंसान अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त है, उसका किसी पुलिस स्टेशन से कोई वास्ता नहीं पड़ा है, तो फिर अचानक वो किसी कानूनी मामले में आरोपी या प्रतिवादी कैसे बन जाता है? इसके लिए ना हमें उन 3 मुख्य परिस्थितियों पर गौर करना होगा जिनमें अदालत किसी व्यक्ति को तलब करती है। पहला और सबसे सीधा रास्ता परिवाद का है, जिसे कानूनी भाषा में कंप्लेंट केस कहा जाता है। अच्छा, कंप्लेंट केस। इसमें क्या होता है? इसमें प्रक्रिया पुलिस से शुरू नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है, तो वो पुलिस के पास जाने के बजाय सीधा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। मतलब सीधा जज के पास? हाँ बिल्कुल। मजिस्ट्रेट उस शिकायत और शुरुआती सबूतों को देखता है और अगर उसे लगता है कि मामले में कोई दम है, तो वो सीधा समन जारी कर देता है। ये तो काफी सीधा रास्ता है। लेकिन कई मामलों में ये भी देखा गया है कि पुलिस जांच करने के बाद किसी को क्लीन चिट दे देती है, मतलब क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उसी मामले में अदालत से बुलावा आ जाता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर पुलिस ने, जो कि पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक तरह से गेटकीपर है, अगर उसने किसी मामले को बंद कर दिया है, तो फिर अदालत उस बंद दरवाजे को वापस क्यों और कैसे खोल देती है? ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी न्याय प्रणाली में पुलिस किसी भी मामले में अंतिम निर्णायक नहीं होती। ऐसा इसलिए है ताकि पुलिस की शक्तियों पर अंकुश रखा जा सके। अच्छा, शक्ति संतुलन के लिए। बिल्कुल। मान लीजिए किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने अपनी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सबूत अपर्याप्त हैं और उन्होंने अदालत में फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। तो क्या अदालत उसे मान लेगी? नहीं, नियम ये है कि अदालत उस क्लोजर रिपोर्ट को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं कर सकती। अदालत सबसे पहले उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजती है जिसने एफआईआर करवाई थी। वह शिकायतकर्ता अदालत में आकर विरोध दर्ज करा सकता है, जिसे हम प्रोटेस्ट पिटिशन कहते हैं। ओहो, मतलब शिकायतकर्ता को पुलिस के खिलाफ बोलने का मौका मिलता है। हाँ, वो तर्क दे सकता है कि पुलिस ने जानबूझकर सबूतों को नजरअंदाज किया है या गवाहों के बयान ठीक से नहीं लिए हैं। यानी अदालत वहां एक स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाती है। बिल्कुल। अगर मैजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता के तर्कों से सहमत हो जाता है, तो उसके पास यह विशेषाधिकार है कि वो पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दे। अरे वाह! इसके बाद मैजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों को सीधे रिकॉर्ड करता है और अगर उसे लगता है कि अपराध हुआ है, तो वो पुलिस की क्लीन चिट के बावजूद सीधे समन जारी कर सकता है। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि पुलिस का फैसला पत्थर की लकीर नहीं है। एकदम सही। और एक तीसरी स्थिति भी है जिसका जिक्र कानूनी किताबों में आता है,
जहां मुकदमा पहले से चल रहा होता है और अचानक किसी नए व्यक्ति को खींच लिया जाता है। अचानक से ये कैसे संभव है? ये स्थिति अक्सर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली होती है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 319, जो अब नए कानून बीएनएसएस में भी समाहित है, उसके तहत आती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए किसी दंगे या मारपीट का ट्रायल अदालत में चल रहा है और उसमें 4 लोग आरोपी हैं। पुलिस की चार्जशीट में सिर्फ उन्हीं 4 लोगों का नाम है, लेकिन ट्रायल के दौरान कटघरे में खड़ा कोई चश्मदीद गवाह अचानक कहता है कि घटना के वक्त वहां एक 5वां व्यक्ति भी मौजूद था जो भीड़ को उकसा रहा था। अच्छा, और पुलिस ने उसका नाम हटा दिया हो? बिल्कुल। अब भले ही उस 5वें व्यक्ति का नाम एफआईआर में ना हो, चार्जशीट में ना हो, अदालत के पास ये शक्ति है कि वो केवल उस गवाही के आधार पर बीच ट्रायल में उस नए व्यक्ति को समन भेजकर कटघरे में खड़ा कर दे। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। किसी को लग रहा होगा कि पुलिस जांच खत्म हो गई, केस शुरू हो गया और वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अचानक गवाही के बीच से उसका नाम निकल आता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। अब जब ऐसी अप्रत्याशित स्थिति आती है तो इंसानी फितरत सबसे पहले बचाव का रास्ता खोजती है। मतलब सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि मुसीबत को अनदेखा कर दो। अगर डाकिया दरवाजे पर आए और कोई व्यक्ति उसे देखकर दरवाजा ही न खोले, या परिवार वाले कह दें कि वो व्यक्ति महीनों से शहर से बाहर है, तो क्या होगा? क्या ये बचने का एक स्मार्ट तरीका नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही आम लेकिन बेहद खतरनाक गलतफहमी है। खतरनाक क्यों? क्योंकि कानूनी नजरिए से लुका छिपी का ये खेल खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कानून इस तरह की चालबाजियों से निपटने के लिए बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है। अगर मामला दीवानी यानी सिविल प्रकृति का है, जैसे कोई संपत्ति का विवाद या पैसों का लेन देन, और कोई व्यक्ति जानबूझकर समन लेने से बच रहा है, तो अदालत अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करती। तो अदालत क्या करती है? सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अदालत एक्स पार्टे डिक्री पारित कर सकती है। एक मिनट, एक्स पार्टे डिक्री, इसका क्या मतलब है? क्योंकि एक आम धारणा है कि जब तक दोनों पक्षों को सुना ना जाए तब तक फैसला नहीं हो सकता। तो फिर अदालत किसी गैर हाजिर व्यक्ति के खिलाफ आदेश कैसे दे सकती है? इसका तर्क अदालत के समय और वादी के अधिकारों से जुड़ा है। अदालत का समय सार्वजनिक संपत्ति है और जो व्यक्ति न्याय मांगने आया है उसके अधिकारों को सिर्फ इसलिए लटकाया नहीं जा सकता क्योंकि दूसरा पक्ष छिप रहा है। ये भी सही है। जब अदालत को ये विश्वास हो जाता है कि समन भेजने के पर्याप्त प्रयास किए गए हैं, तो वो मान लेती है कि प्रतिवादी को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद अदालत वादी के दावों और सबूतों को सच मानकर एक तरफा फैसला सुना देती है। ओहो, मतलब एक तरफा फैसला? बिल्कुल। और एक बार ये डिक्री पारित हो गई तो उसे रद्द करवाने के लिए प्रतिवादी को एक बहुत ही जटिल कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अदालत को ये साबित करना पड़ता है कि उसके पास गैर हाजिर रहने का कोई बहुत ही पर्याप्त कारण था, जो कि साबित करना बहुत मुश्किल होता है। और आपराधिक मामलों में तो ये मैं घर पर नहीं हूं वाली रणनीति और भी भारी पड़ सकती है। बहुत भारी। वहां तो सीधे वारंट का प्रावधान है। आपराधिक मामलों में अदालत का रवैया बहुत सख्त होता है। मतलब सीधा वारंट निकल जाता है? हाँ, अगर समन पर कोई उपस्थित नहीं होता है तो अदालत सबसे पहले जमानती वारंट यानी बेलेबल वारंट जारी करती है। इसमें पुलिस आती है, लेकिन अगर व्यक्ति मुचलका भर देता है कि वो अगली तारीख पर पेश होगा तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। और अगर वो फिर भी ना जाए तो? तब अदालत गैर जमानती वारंट जारी कर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस उस व्यक्ति को कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश कर सकती है। लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच है। कोई व्यक्ति ये तर्क दे सकता है कि जब उसने लिफाफा लिया ही नहीं, उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो अदालत ये कैसे साबित कर सकती है कि समन उस तक पहुंच गया था? यहीं पर डीम्ड सर्विस यानी मान्यता मिली का सिद्धांत लागू होता है। डीम्ड सर्विस? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। अगर समन सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा गया है और डाकिया लिफाफे पर यह टिप्पणी लिख देता है कि लेने से मना किया या जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला, तो कानून की नजर में इसे तामीली मान लिया जाता है। अच्छा, मतलब अदालत ये मान लेगी कि दस्तावेज मिल गया? बिल्कुल। और अब तो पारंपरिक डाक के साथ साथ डिजिटल तरीके भी आ गए हैं। हाँ, मतलब अब तो व्हाट्सएप और ईमेल का जमाना है। एकदम सही। जब पारंपरिक तरीके काम नहीं आते तो अदालतें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का सहारा लेती हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट सहित कई अदालतों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर समन व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेजा गया है तो वो पूरी तरह से वैध है। वेट, रियली? व्हाट्सएप पे समन? हाँ, कोविड-19 महामारी के दौरान तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ई सर्विस को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। अगर किसी व्यक्ति के व्हाट्सएप पर समन का पीडीएफ भेजा जाता है और उस पे ब्लू टिक आ जाता है तो ये इस बात का प्रथम दृष्टया सबूत बन जाता है कि संदेश पढ़ा जा चुका है। बाप रे, ये तकनीकी बदलाव अपने आप में कई नए सवाल खड़े करता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि समन से भागना किसी भी तरह से समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं। अदालतों का रुख अब मुकदमों को तेजी से निपटाने की तरफ है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी का 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले में क्या खास था? इस फैसले में स्पष्ट रूप से निचली अदालतों को निर्देश दिए गए हैं कि सिविल मुकदमों को एक तय समय सीमा के भीतर निपटाया जाए। अदालतें अब समन की प्रक्रिया में जानबूझकर की जाने वाली देरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर भागना, छिपना या व्हाट्सएप के मैसेजेस डिलीट कर देना कोई विकल्प नहीं है, तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि समन हाथ में आने के बाद शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बिना किसी कानूनी शब्दावली के एक आम इंसान को लिफाफा खोलने के बाद पहले 24 घंटों में क्या करना चाहिए? देखिए, अक्सर देखा गया है कि लोग घबराहट में सीधे उस पुलिस वाले को फोन मिला देते हैं जिसका नाम कागज पर होता है, या फिर खुद ही जज के नाम एक लंबा चौड़ा पत्र लिखने बैठ जाते हैं जिसमें अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हैं। हाँ, इमोशनल होकर इंसान यही करता है। और कानूनी दृष्टि से ये सबसे बड़ी भूल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भावनाओं में बहकर खुद कोई स्पष्टीकरण भेजना आत्मघाती हो सकता है। कानूनी शब्दावली और ड्राफ्टिंग एक विशेषज्ञता का काम है। कई बार लोग अनजाने में अपने पत्र में कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जिन्हें अदालत में उनकी संलिप्तता या जुर्म कबूलने के रूप में देखा जा सकता है। मतलब खुद को ही फंसा लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए शुरुआती 24 घंटों में बहुत ही सधे हुए कदम उठाने की जरूरत होती है। सबसे पहला और बुनियादी काम है उस दस्तावेज का बारीकी से अध्ययन करना। यानी सबसे पहले ये समझना कि बुलाया क्यों गया है, कोर्ट का नाम, तारीख, कारण, ये सब देखना। लेकिन क्या उस लिफाफे में सिर्फ एक तारीख लिखी होती है? नहीं, समन के साथ शिकायत की पूरी कॉपी होना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस पर क्या आरोप लगे हैं या उससे क्या जवाब मांगा गया है। तो अगर सिविल केस है तो? अगर वो सिविल केस है तो प्लेंट की कॉपी, और क्रिमिनल केस है तो परिवाद या चार्जशीट की कॉपी साथ होनी चाहिए। और अगर लिफाफे में सिर्फ समन का एक पन्ना है और शिकायत की कॉपी नहीं आई है तो ये एक बड़ी तकनीकी खामी है। ऐसे में पहला कदम अदालत से उस कॉपी की आधिकारिक मांग करना होता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बिना वकील की सलाह के कोई लिखित जवाब ना भेजें। एकदम सही। शिकायत को समझने के बाद सबसे सुरक्षित कदम एक कुशल वकील को नियुक्त करना है। वही तय करेगा कि अदालत के सामने किस तरह का जवाब दाखिल किया जाना चाहिए। लेकिन एक व्यावहारिक समस्या ये भी आती है। मान लीजिए जिस तारीख पर अदालत ने बुलाया है उस दिन उस व्यक्ति के घर में कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या वो शहर से बहुत दूर हो और उसका पहुंचना संभव ही ना हो, तब क्या विकल्प बचता है? क्या ऐसी स्थिति में भी गैर जमानती वारंट जारी हो जाएगा? नहीं। कानून व्यावहारिक समस्याओं को समझता है। अदालत मशीन नहीं है जो परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दे। अगर कोई वास्तविक समस्या है तो हाजिरी माफी का प्रावधान मौजूद है। हाजिरी माफी? हाँ, उपस्थित न हो पाने की स्थिति में वकील के जरिए अदालत में एग्जेम्पशन एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है। इस अर्जी में अदालत को स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति किन ठोस कारणों से उस विशिष्ट तारीख पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है। और यह आश्वासन दिया जाता है कि वो अगली तारीख पर जरूर आएगा। बिल्कुल। अगर कारण वास्तविक हैं, जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है, तो अदालतें आमतौर पर इस अर्जी को स्वीकार कर लेती हैं और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती। इसके साथ ही सभी लिफाफों, डाकिया की रसीदों और तारीखों का एक रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा, राइट? 100%। तामीली की प्रक्रिया में होने वाली कोई भी तकनीकी चूक भविष्य में एक मजबूत कानूनी ढाल बन सकती है। अच्छा, यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। अगर शुरुआती झटके को संभाल लिया गया है और वकील भी नियुक्त हो गया है, तो अगला सवाल उस केस की बुनियाद से जुड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिस मामले में समन मिला है वो मामला ही सिरे से फर्जी हो। किसी ने सिर्फ परेशान करने के लिए या किसी पुरानी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए अदालत से समन जारी करवा लिया हो। क्या हम सीधे हाईकोर्ट जाकर इस पूरे केस को रद्द करवा सकते हैं? हाँ, यहीं से बचाव की एक बड़ी रणनीतिक शुरुआत होती है।
कानून किसी भी व्यक्ति को फर्जी मुकदमों के बोझ तले कुचलने के लिए नहीं बना है। अगर ये स्पष्ट है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो निचली अदालत के समन को सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? इसे क्वैशिंग कहा जाता है। क्वैशिंग। तो ये क्वैशिंग की शक्ति हाई कोर्ट को किस आधार पर मिलती है और ये काम कैसे करती है? सेस की धारा 528 हाई कोर्ट को कुछ विशेष इनहेरेंट पावर्स यानी अंतर्निहित शक्तियां देती है। अच्छा। इन शक्तियों का मुख्य उद्देश्य किसी भी अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय सुनिश्चित करना है। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के सामने ये साबित करने में सफल हो जाता है कि उसके खिलाफ दर्ज किया गया मामला प्रथम दृष्टया ही झूठा है, मतलब पहली नजर में ही फर्जी लग रहा है। हाँ, या उसमें कोई भी कानूनी अपराध नहीं बनता है, तो हाई कोर्ट निचली अदालत के उस समनिंग ऑर्डर पर रोक लगा सकता है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी राहत क्या मिलती है? सबसे बड़ी राहत जो हाई कोर्ट से मिल सकती है वो है नो कोर्सिव एक्शन का आदेश। मतलब कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं। बिल्कुल। इसका सीधा अर्थ ये है कि मामले की अंतिम सुनवाई होने तक न तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और न ही निचली अदालत उसके खिलाफ कोई वारंट जारी कर सकती है। ये तो गिरफ्तारी की तलवार ही अट गई। हाँ, और अंततः अगर हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि मामला पूरी तरह से फर्जी है, तो वो उस एफआईआर या परिवाद को जड़ से खत्म यानी क्वैश कर सकता है। ये तो एक बेहद मजबूत कानूनी ढाल है, लेकिन हाई कोर्ट तक पहुंचने और वहां से आदेश लाने में समय लग सकता है। मान लीजिए मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है और पुलिस कभी भी गिरफ्तार करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। ऐसे में तत्काल बचाव कैसे किया जाए? जब गिरफ्तारी का खतरा बिल्कुल सामने हो, तब अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटरी बेल का विकल्प काम आता है। अग्रिम जमानत, राइट? कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में समन या वारंट है, वो सीधे जिला एवं सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन क्या अग्रिम जमानत प्राप्त करना इतना आसान होता है? अदालत किन बातों को देखकर ये राहत देती है? सच कहूं तो ये आसान बिल्कुल नहीं है। अदालत को इस बात से संतुष्ट करना होता है कि जो आरोप लगे हैं वे दुर्भावनापूर्ण हैं। और व्यक्ति को भरोसा भी दिलाना होता होगा। हाँ, व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना होता है कि वो कानून के दायरे में रहेगा, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और जांच एजेंसी जब भी बुलाएगी वो पूरी तरह से सहयोग करेगा। और अगर अदालत संतुष्ट हो जाए तो वो आदेश पारित करती है कि यदि इस मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसे तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाए। चलिए, एक क्वैशिंग हो गई मामले को रद्द करवाने के लिए, और अग्रिम जमानत हो गई गिरफ्तारी को रोकने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां एक और रणनीति का जिक्र होता है, आत्मसमर्पण और नियमित जमानत। हाँ, सरेंडर एंड रेगुलर बेल। अब देखिए, आत्मसमर्पण शब्द सुनते ही अक्सर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हार मान ली हो या अपना जुर्म कबूल कर लिया हो। ये एक बचाव की रणनीति कैसे हो सकती है? ये कानूनी शब्दावली से जुड़ी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अच्छा। कानूनी प्रक्रिया में आत्मसमर्पण करने का अर्थ कतई ये नहीं है कि कोई अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो व्यक्ति स्वयं को अदालत के अधिकार क्षेत्र में सौंप रहा है और अदालत की सर्वोच्चता का सम्मान कर रहा है। तो ये किन मामलों में किया जाता है? ये रणनीति अक्सर उन मामलों में अपनाई जाती है जहां आरोप बहुत संगीन नहीं होते, या फिर धारा 498A जैसे दहेज उत्पीड़न के मामले, जहां अक्सर बिना ठोस सबूतों के पति के पूरे परिवार को नामजद कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में व्यक्ति को क्या करना होता है? क्या उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है? नहीं, इसमें व्यक्ति अपने वकील के साथ उसी निचली अदालत में जाता है जहां से समन जारी हुआ था। वह अदालत को बताता है कि उसे समन प्राप्त हुआ है और वह कानून का सम्मान करते हुए उपस्थित हुआ है। इसके साथ ही वह नियमित जमानत की अर्जी लगाता है। लेकिन उसमें तो सुनवाई में समय लगता होगा। हाँ, चूंकि पुलिस से रिपोर्ट आने में कुछ दिनों का समय लग सकता है, इसलिए उसी दिन एक अंतरिम जमानत की अर्जी भी दी जाती है। अच्छा, इंटरिम बेल। अदालतें इस बात को बहुत सकारात्मक रूप से लेती हैं कि व्यक्ति भागने के बजाय खुद पेश हुआ है। इसलिए अक्सर ऐसे मामलों में अदालतें तुरंत अंतरिम जमानत मंजूर कर लेती हैं और व्यक्ति को जेल जाए बिना ही प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। मतलब जेल जाने से बचाव हो गया। इस पूरी बातचीत से एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट हो रही है वो ये कि सिस्टम से भागने के बजाय उसका सामना करना ज्यादा तार्किक है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ट्रायल से भागने के बजाय उसका सामना करना सबसे अच्छा है। हाँ, और जब कोई मुकदमे का सामना करता है तो कई बार सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। आपने एक बार 244 की स्टेज का जिक्र किया था।
एक मिनट, ये 244 की स्टेज क्या है? क्या ये पूरी प्रक्रिया के अंत में आती है? नहीं नहीं, ये परिवाद मामलों में ट्रायल की शुरुआत के करीब ही आती है। अच्छा, शुरुआत में ही। हाँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 244 के तहत जब कोई व्यक्ति समन मिलने पर अदालत में हाजिर हो जाता है, तो सबसे पहले शिकायतकर्ता को अपने सबूत और गवाह पेश करने होते हैं। ठीक है। ये वो महत्वपूर्ण चरण है जहां बचाव पक्ष के वकील को शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलता है। ओहो, क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर मामला फर्जी है तो एक कुशल वकील अपने तीखे सवालों से उस झूठ को उसी शुरुआती चरण में ही अदालत के सामने तार-तार कर सकता है। अगर अदालत को लगता है कि जिरह के बाद शिकायतकर्ता के दावों में कोई वजन नहीं बचा है, तो अदालत आरोपी को आरोप तय होने से पहले ही डिस्चार्ज यानी मुक्त कर सकती है। अरे वाह! और अगर ये साबित हो जाए कि पूरा मामला ही किसी ने द्वेष की भावना से गढ़ा था, तो क्या उस झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई पलटवार किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसका सम्मान और समय एक झूठे मुकदमे में बर्बाद हुआ है, वो चुप बैठने के लिए बाध्य नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? वो ऐसे शिकायतकर्ता के खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि या डेफेमेशन का मुकदमा दायर करके भारी मुआवजे की मांग कर सकता है। इसके साथ ही अदालत को गुमराह करने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू करवाई जा सकती है। यानी जो समन शुरुआत में किसी दुष्स्वप्न जैसा लग रहा था, वो सही कानूनी सलाह, धैर्य और रणनीतिक समझ के साथ एक ऐसा अवसर बन सकता है जहां ना सिर्फ बेगुनाही साबित होती है, बल्कि झूठा आरोप लगाने वाले को भी उसकी सही जगह दिखाई जा सकती है। बिल्कुल, यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। समन न्याय प्रणाली का कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये तो केवल एक लंबी कानूनी यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। राइट। किसी जमानती अपराध में तलब होने पर सीधे अदालत जाकर जमानत ली जा सकती है। फर्जी मामला होने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और गंभीर मामला होने पर अग्रिम जमानत की ढाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कानून के हर ताले की चाबी उसी कानूनी व्यवस्था के भीतर मौजूद है। बस जरूरत है तो घबराहट को छोड़कर सही रणनीतिक कदम उठाने की। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा ने निश्चित तौर पर समन से जुड़े उस रहस्य और खौफ को काफी हद तक कम कर दिया है। हमने यह समझा कि कैसे अदालतें पुलिस की रिपोर्ट को दरकिनार कर सकती हैं और कैसे डिजिटल माध्यमों से भेजा गया समन भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि डाकिया के हाथ से आया लिफाफा। हाँ, और शुरुआती 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। और कैसे क्वैशिंग, अग्रिम जमानत और नियमित जमानत जैसी कानूनी प्रक्रियाएं एक आम नागरिक की रक्षा करती हैं। भागना समाधान नहीं है, बल्कि ट्रायल में भाग लेकर खुद को निर्दोष साबित करना सबसे बड़ी जीत है। एकदम सही। लेकिन इस पूरी कानूनी व्यवस्था के बीच एक ऐसा सवाल भी पनप रहा है जो भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अभी हमने चर्चा की कि डिजिटल युग में व्हाट्सएप पर भेजे गए समन और उसके ब्लू टिक को तामीली मान लिया जाता है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। तो जरा सोचिए, क्या भविष्य में न्यायपालिका की इतनी जटिल प्रक्रिया और किसी इंसान की आज़ादी सिर्फ एक नीले रंग के टिक पर निर्भर करेगी? क्या होगा अगर वो फोन किसी बच्चे के हाथ में हो या फोन खो गया हो और वो संदेश उस व्यक्ति तक कभी पहुंचा ही ना हो? तकनीक तेजी से भाग रही है और कानून उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तकनीक और न्याय का ये बढ़ता हुआ टकराव निष्ठा और कानूनी जिम्मेदारी के बीच भविष्य में कितनी नई कानूनी उलझनें पैदा करेगा, ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। खैर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और कानूनी ज्ञान तो किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा बचाव है। सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहें।